स्टेशन की तरफ से स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर और सिख रेजिमेंट के कुछ सैनिक और इसके अलावा कुछ और भी लोग थे। वो लोग धीरे धीरे करते हुए गांव वालों के ग्रुप के पास आ गए। उन्होंने उसमें से एक से पूछा, भाई यहाँ गांव का नंबरदार कौन है? नंबरदार बंता सिंह निकल के सामने आया। वो उसको लेकर के एक तरफ ले गए। उसके साथ कुछ खुसुर पुसुर आपस में बातें करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बंता, तुम जाओ और जैसा हमने कहा है वैसा ही करना। अब पूरे गांव के लोग नंबरदार के ऊपर कहने लगे, भाई तुम तो गांव के नंबरदार हो, तुमको तो पता ही है, और वो बता के भी गए। बंता सिंह एकदम सादगी से बोला कि भाई अगर वो मुझे बताते तो मैं तुम्हें बता देता कि गाड़ी में क्या आया है। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने मुझसे सिर्फ ये कहा है कि तुम किसी भी गांव वाले को स्टेशन की तरफ मत आने देना। अगर कोई भी स्टेशन की तरफ गया तो उसे पुलिस पकड़ेगी और उसके कोड़े लगाएगी और उसके बाद वो उसको हवालात में डाल देगी। बाकी अगर कुछ देखना चाहते हो तो अपने घरों की छत से चढ़ के देखो, शायद कुछ दिख जाए। गांव के सारे लोग अपनी छतों के ऊपर चले गए और वहां से माजरा देखने की कोशिश करने लगे और एक दूसरे से पूछते रहे, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, गांव का एक उत्साही युवक कहीं से खबर लाया कि सैनिकों के ट्रक शहर की तरफ गए हैं और सुना है कि उन्होंने वहां से लकड़ी की दुकान से जितनी भी लकड़ी थी सारी लकड़ी खरीद ली है और उसको ले करके वो लोग गांव वापस अभी आ गए हैं। सब लोग चिंतित थे कि आखिर क्या होगा। शाम घिरने लगी थी। पेड़ों के पीछे और नदी के उस पार सूरज धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा था। कहीं कहीं गिरे हुए बादल थे, तांबई और कहीं संतरी छटा लिए हुए सूरज धीरे धीरे नीचे की तरफ आता। गांव वालों ने अभी तक अपने रोज के काम भी नहीं निपटाए थे। यहाँ तक कि गेरू भी अब रंभाने लगे थे कि वो उनका दूध इत्यादि का प्रबंध करें और उनके लिए सानी पानी की व्यवस्था करें। इसके बाद धीरे धीरे करके लोग, जैसे ही अंधेरा आ गया, सब लोग अपनी छतों से नीचे उतर आए और आपस में बात कर रहे थे, क्या तुमने कुछ देखा, क्या तुमने देखा कुछ। लेकिन कोई कुछ भी किसी को बता नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके लोग अपनी छतों से नीचे उतर आए और अपने काम धंधे में लग गए। बच्चों के लिए खाना बनाना, पशुओं के लिए चारा पानी देना इत्यादि सभी कामों में लोग लग गए। सूरज धीरे धीरे करता हुआ नीचे पश्चिम की तरफ झुकता चला गया। पहले धूप खत्म हुई, उसके बाद बालों के ऊपर हल्की सी लालिमा ठहरी। फिर वो लालिमा तेज हुई और धीरे धीरे करके धीमी होती हुई वो हल्के स्लेटी रंग में बदल गई। स्लेटी के बाद वो स्याह काला हो गया। अंधेरे में खड़े हुए बड़े बड़े पेड़ राक्षसों की तरह आज दिखाई दे रहे थे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था जिसमें हर आदमी परेशान हैरान था। अंधेरा स्याह होने के बाद एक बार फिर स्टेशन की तरफ से आसमान धीरे धीरे से पीला होना शुरू हुआ। पहले पीला हुआ और फिर वो तेज लाल सुनहला हो गया। कभी कभार लपटें सी भी उठती दिख जाती थी, नहीं तो उसके बाद ऊपर आग की चिंगारियाँ और काला धुआं, कभी सफ़ेद धुआं बन करके ऊपर उड़ता चला जा रहा था। कभी कभी उधर से जो हवा आती थी उसमें एक गंध सी मिली होती थी। हर आदमी जानता था कि ये गंध कैसी है, लेकिन कोई किसी से कुछ भी बोल नहीं रहा था। लोगों को पता था कि ये ट्रेन पाकिस्तान से आई है। ऐसा इसीलिए है। लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि कैसा हुआ कि आज ट्रेन आई, न कोई उसमें से उतरा चढ़ा और उसके बाद फिर इस तरह का माजरा उनके सामने आया। आज पहला दिन था जब उस गांव में शाम की नमाज इमाम बख्श ने नहीं पढ़ी। डाक बंगले में भी आज उदासी छाई हुई है। दिन भर के कामकाज के बाद मजिस्ट्रेट साहब भी बुरी तरह से थक गए थे। ये थकान उनकी शारीरिक नहीं थी। इतनी सारी लाशों को एक साथ देखकर वो उनका दिमाग सुन्न सा हो गया था। आदमियों, औरतों और बच्चों की लाशों को घसीट घसीट कर निकालते हुए वो देखते रहे, मानो वो आदमी की लाशें न हों या वो आदमी न हो, वो कोई सामान हो, बिस्तर बंद हो या संदूक हो। नहा धोकर जब वो आराम कुर्सी के ऊपर बैठे तो दिन की घटनाएं एक एक करके फिर से उनके सामने
चलचित्र की तरह से मंडराने लगी। सभी की आंखें फटी की फटी थी। कोई अपने पेट को दबाए था तो कोई और अपनी आंख को दबाए हुए था। बच्चों और औरतों की लाशें एक तरफ इस तरह से इकट्ठी कर दी गई थी जैसे वो लाशें न हों, लकड़ी के लट्ठे हों। उन्होंने वेटर से विस्की, सोडा और गिलास मंगवाया। थोड़ी सी विस्की लेने के बाद उनका दिमाग कुछ शांत हुआ। तब थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। विस्की पीने से उनका मन थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन आखिर ये दृश्य इतनी जल्दी वो कैसे भुला सकते थे। कोई भी मृत्यु के ऊपर इस तरह से विजयी नहीं हो सकता है। इसी तरह से वो भी इस तरह की मडराती हुई मृत्यु से हतप्रभ से थे। मजिस्ट्रेट साहब रात में बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। जब सुबह उनकी नींद खुली, घड़ी में उन्होंने समय देखा तो 6:30 बजा था। उन्हें इस बात की शांति थी कि चलो रात ढल गई है, अब डर की कोई बात नहीं है। जो उनके दिल में एक कोने में बैठा हुआ था वो दिल निकल चुका। तभी उनको कुछ आहट हुई कि शायद बरामदे में कोई बैठा हुआ है। उन्होंने जल्दी से बाथरूम में जाके नहाया धोया और उसके बाद कपड़े पहन करके बाहर निकले। देखा कि इंस्पेक्टर वहाँ बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने बड़ी ही चापलूसी के साथ कमर तक झुक करके साहब को सलाम ठोका। उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा कि तुम रात में क्या स्टेशन के पास ही थे? रात में भी बरसात हुई थी क्या? मैं तो सो गया था जल्दी ही, मुझे कुछ भी नहीं पता। इंस्पेक्टर ने कहा, यस सर, जब बारिश शुरू हुई तब तो मैं वहीं पर था। उसमें कुछ भी बचा नहीं था, सिर्फ हड्डियां हड्डियां ही बची हुई थी। चारों ओर खोपड़ियों के मुंड पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं उनका। वैसे मैंने बंता सिंह को बोल दिया है कि वो स्टेशन की तरफ किसी को भी ना आने दे। मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा, कितने होंगे कुल मिलाकर के, तुमने गिने थे क्या? इंस्पेक्टर ने चापलूसी से बोला, नहीं सरकार, लगभग 1000 तो होंगे ही होंगे। जो सिख आर्मी का आदमी था उसने ही मुझे बताया है। मजिस्ट्रेट साहब बोले, उसने गिने थे क्या? इंस्पेक्टर ने फिर चापलूसी के साथ जवाब दिया, नहीं सरकार, मुझे तो ये लगता है कि उसने एक डिब्बे में जितने आदमी थे उसके हिसाब से बता दिए हैं। 5 डिब्बों की गाड़ी थी तो 500 लोगों को उसने आगे अंदर काउंट कर लिया है और 500-700 तो ऊपर ही बैठे थे। इस प्रकार से 1000-1200 का तो निपटारा कल हुआ है। मजिस्ट्रेट साहब किसी गहरी चिंता में डूब गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि सरकार, मैं तो यही बताने आया था कि कुछ मुसलमान लोग रिफ्यूजी कैंप में इकट्ठे हो रहे हैं। बलूची और पठान फौजी जहाँ तहाँ से ये खबरें फैला रहे हैं और कि लारियाँ लेकर के वो गांव में जा रहे हैं और वहाँ से वो मुसलमानों को इकट्ठा करके अपनी सिक्योरिटी में पाकिस्तान भेज रहे हैं। नंबरदार ने यह भी बताया है कि कल रात में लगभग 50 सिख शरणार्थी कम पानी वाली जगह से नदी को पार करके अपने गांव में भी पहुंचे हैं। उन सभी लोगों को गांव के गुरुद्वारे में ठहरा दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने कहा, लेकिन इंस्पेक्टर, तुम तो ये जानते हो कि आदेश इस बात के हैं कि जितने भी शरणार्थी पाकिस्तान से आएंगे उन्हें जालंधर वाले कैंप में भेजा जाएगा। यदि इन आए हुए शरणार्थियों में ने गांव के मुसलमानों के ऊपर मारकाट मचा दी तो क्या होगा? इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन सिखों का पाकिस्तान में कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है और नुकसान को जैसा हम लोगों ने देखा है वैसा इन्होंने देखा भी नहीं है। और हमारी गांव के तो मुसलमान भी इन सिखों को खाना पानी पहुंचा रहे हैं और बड़े ही प्रेम व्यवहार के साथ उनके साथ बाज आ रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। लंबा गिरोह कि जिन लोगों को तुमने पकड़ा है उनको बिना रिपोर्ट लिखे ही छोड़ दो और अवतार सिंह को भी नहीं छोड़ना है। हो सकता है हमको उसकी ज़रूरत पड़े। इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आया कि ये मजिस्ट्रेट साहब कर क्या रहे हैं। मुलजिम को छोड़ रहे हैं और बेकसूर को बंद कर रहे हैं। फिर उसने अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाला कि अरे ये बड़े अफसर हैं, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। फिर कुछ तल्खी के साथ बोले कि और मुस्लिम रिफ्यूज़ी कैंप के कमांडर को बता दो कि हमने इस गांव के मुसलमानों को निकालने के लिए ट्रक मंगवाए हैं, उनके पाकिस्तान जाने की वो व्यवस्था करें। मित्रों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बताइए कि हमारा ये वाला अंक आपको कैसा लगा। अगले 2 दिन बाद हम इसका दूसरा अंक प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे वीडियो को
लोगों से सब्सक्राइब कराने को कहिएगा और ख़ुद कुछ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।